गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने पोषण के बारे में सारा टॉपिक जो है वो ख़त्म कर लिया था। पोषण के अंदर जितने भी जो चरण आते हैं हमने वो पढ़े थे। जैसे उसमें सबसे बड़ा जो चरण था वो पाचन का था, डाइजेशन का था, वो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने एक छोटा सा टॉपिक दंतशय का पढ़ा था कि दांत कैसे ख़राब होते हैं, उसका टॉपिक पढ़ा था। अब आज हम एक नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। श्वसन नया टॉपिक है, सांस लेना, और सांस श्वसन में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं वो सब हमें पढ़ना है। उससे पहले एक आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है स्वपोषी पोषण और परजीवी पोषण में क्या अंतर होता है। तो मैं वहाँ से स्टार्ट करती हूँ। एक छोटा सा टॉपिक, एक क्वेश्चन है, बस वो समझा के उसके बाद हम आज की वीडियो में श्वसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं स्वपोषी पोषण और परजीवी पोषण में क्या अंतर होता है। वैसे तो हम ये पढ़ चुके हैं भाई, दोनों चीज़ें पढ़ चुके हैं। बस मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक प्रश्न के रूप में आंसर लिख के दे दिया है। देखो, स्वपोषी जो होते हैं, स्वपोषी में कौन से आते हैं भाई? उदाहरण सबसे पहले तो पेड़ पौधे जो होते हैं, कुछ जो जीवाणु होते हैं, और ये जो होते हैं ये अपना खाना खुद बनाते हैं भाई, उन्हें हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण। और परपोषी पोषण किसको बोलते हैं? जो जीव दूसरों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि पशु हो गया, मनुष्य हो गया, ये सब जो हैं ये किस में आएंगे भाई? परपोषी में। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसका डिफरेंस का यही हो जाएगा कि स्वपोषी खुद अपना भोजन बनाते हैं, ये बना बनाया भोजन बाहर से ले लेते हैं। सेकंड इसका हो जाएगा कि ये भाई प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन, हमने देखा ना पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो इसमें लिख रखा है कि भोजन के संश्लेषण के लिए ऊर्जा एक बाहरी तत्व से मिलती है, बाहरी सोर्स से क्या लेना पड़ता है इसमें? ऊर्जा, यानी कि सूरज से। ठीक है, इसमें क्या है, ऊर्जा का एक बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो हम भोजन ले रहे हैं ना वही हमारे शरीर में जाके टूट के क्या बना देगी भाई? ऊर्जा बना देगी। थर्ड है भाई, इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। हमने देखा था कि जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है उसमें क्लोरोफिल के बिना वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। लेकिन परपोषी जीवों में क्या है, क्लोरोफिल की तो कोई आवश्यकता है नहीं। भोजन इसमें हमेशा दिन में तैयार किया जाएगा। क्यों? दिन में सूरज होता है भाई, ऊर्जा का स्रोत होता है। लेकिन परपोषी में क्या है, हम हैं जैसे मनुष्य, तो क्या आप क्या दिन में खाते हो? आप सुबह भी खाना खाते हो, आप रात में भी खाना खाते हो, जब आपका मन करता है, यानी किसी भी समय भोजन आप ले सकते हो। नेक्स्ट है, इसमें पाचन जो होता है नहीं होता भाई। पाचन क्यों नहीं होता? क्योंकि जो इसने प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से भोजन बनाया वो सीधा का सीधा क्या हो जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है पौधों में। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि भाई पाचन हो रहा है उसमें एंजाइमों के माध्यम से। लेकिन परपोषी में हमने देखा है भाई पूरा पाचन, हमने इससे पहले जस्ट पूरी एक वीडियो जो है पाचन के ऊपर ही पढ़ी है कि कैसे मुंह से लेके और हमारे शुद्रांत में जाके लास्ट में जो है वो पाचन की प्रक्रिया पूरी होती है। तो यानी इसमें पाचन क्रिया होती है, इसमें नहीं होती। और लास्ट में इनके एग्जाम्पल भाई हरे पौधे और कुछ जीवाणु इस स्वपोषी में आते हैं, और जो पशु है, मनुष्य है, कुछ प्रोटिस्टा हैं, कुछ जीवाणु हैं, वो इस परपोषी में आते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं, बस मैंने यहाँ पे एक कैटेगराइजेशन किया है ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। ठीक है, सो नेक्स्ट आज का हमारा मेन टॉपिक जो है वो है श्वसन। भाई श्वसन स्टार्ट करते हैं अब हम। तो देखो भाई, श्वसन स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है। क्योंकि श्वसन प्रक्रिया होती यही है कि ग्लूकोज का कोशिका में विखंडन होकर उसका ऊर्जा में बदल जाना श्वसन कहलाता है। तो हमें ये पता करना है कि ग्लूकोज का जो विखंडन है कोशिका द्रव में वो कैसे कैसे होता है। सो स्टार्टिंग में देखो भाई, ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन होते हैं, इसमें C6 होते हैं। तो ग्लूकोज जब आपको कोशिका द्रव्य का पता होगा, कोई भी जो सेल होती है वो देखो ये मैंने बना रखी है, कोशिका जो होती है उस कोशिका के अंदर जो ये लिक्विड भरा रहता है इसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य, यानी साइटोप्लाज्म। ये जो है यहाँ पे ये बीच में क्या है? न्यूक्लियस, केंद्रक, और ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल जिसको बोलते हैं। तो देखो ये जो कोशिका द्रव है इसमें जब ग्लूकोज जाएगा तो उसका विखंडन होके किस में टूट जाएगा भाई? ये पायरुवेट में। और पायरुवेट में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। ग्लूकोज में कितने? 6। और अब किस में टूट गया वो? 3 कार्बन में।
पायरुवेट बनने के बाद अब अलग अलग कंडीशन आ जाती हैं कि भाई उसे ऑक्सीजन मिल रही है तो वो पायरुवेट किस में टूटेगा, अगर ऑक्सीजन थोड़ी मिल रही है तो किस में टूटेगा, या ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है तो किस में टूटेगा। तो हमें ये तीनों चीज़ें अलग अलग देखनी पड़ेंगी। देखो, ऑक्सीजन, सबसे पहले ऑक्सीजन, हम मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण कर सकते हैं, तो पायरुवेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा देता है। ऊर्जा भी किस रूप में, एटीपी के रूप में दे देगा भाई। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना जो हम बाहर छोड़ देते हैं, पानी बना और ऊर्जा बनी। जब ऑक्सीजन थोड़ा कम का अभाव हो या थोड़ा हो, मतलब प्रॉपर हम ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हों या कोई भी जीव नहीं ले पा रहा है, तो तब क्या होता है भाई, पायरुवेट जो है वो लैक्टिक अम्ल में टूटता है और ऊर्जा देता है। इसका मैं एग्जांपल आपको समझाती हूँ। जब आप कभी भी रनिंग करते हो, दौड़ते हो, कोई बहुत भारी भरकम काम करते हो तो आपके सांस चढ़ जाते हैं। तो आपने देखा होगा जब आप दौड़ के आते हो तो आपके पैरों में जो है क्रैम्प बोलते हैं हम, क्रैम्प आ जाते हैं। क्रैम्प क्यों आते हैं वो, क्योंकि जो उस टाइम पे आपका जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है जो शरीर के अंदर जा रही है वो मतलब पूरी नहीं हो पाती है। सांस चढ़े हुए होते हैं तो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं हम लोग, यानी ऑक्सीजन पूरा प्रॉपर कोशिकाओं तक नहीं पहुंचता, तो ऑक्सीजन का अभाव हो गया भाई। तो उस ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट जो है वो इसमें नहीं कन्वर्ट होगा। अगर इसमें कन्वर्ट हो जाता तो हमें ऊर्जा ही मिल जाती, लेकिन वो किस में कन्वर्ट हो गया, लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो गया और हमें ऊर्जा दे रहा है भाई वो पायरुवेट। तो ऊर्जा तो हमने ले ली, लेकिन जो ये लैक्टिक अम्ल बन गया, इन्हीं लैक्टिक अम्ल जो है उसकी वजह से ही हमारे शरीर में क्रैम्प आते हैं। जो दर्द होता है ना वो लैक्टिक अम्ल की वजह से आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी, ऑक्सीजन बिल्कुल भी ना हो, उपस्थिति ना हो। तो ऐसा जो केस है वो कुछ जीवों में होता है, जैसे यीस्ट जो है, फंजाई का जो हमने पढ़ा था, फफूंद जो था उसका एक एग्जाम्पल था यीस्ट। तो यीस्ट के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनता है भाई, इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, एक अल्कोहल होता है। तो इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और ऊर्जा निकाल देगा। तो ये केस तो एक पर्टिकुलर हो गया, बाकी ये दोनों केस हमारे शरीर में भी होते हैं। सो नेक्स्ट देखो भाई, जब हमने पाचन पढ़ा था तो पाचन में हमने, पोषण में सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि भाई एक भोजन में क्या क्या चीज़ें हम ग्रहण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं, प्रोटीन करते हैं, वसा करते हैं, मिनरल, खनिज, ये सब करते हैं भाई। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमने देखा था ग्लूकोज में हो गया था, आपने लास्ट देखा था। लास्ट में पाचन जो है शुद्धांत में कार्बोहाइड्रेट किस में टूट गया था, ग्लूकोज में टूट गया था। प्रोटीन है भाई ये, प्रोटीन किस में टूट गया था, अमीनो अम्ल में। और वसा किस में टूटी थी भाई, वसा अम्ल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटी थी। तो अब यूँ देखो, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये एट लास्ट क्या देती है हमारी बॉडी में, ग्लूकोज तो ग्लूकोज ही देगा, लेकिन कुछ परसेंट अमीनो अम्ल का भी किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, ग्लूकोज में। ये अलग पाथवे से जाता है, नॉर्मल पाथवे से ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ परसेंट अमीनो अम्ल का भी किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, ग्लूकोज में। और वसा अम्ल और ग्लिसरॉल भी कुछ परसेंट क्या देते हैं भाई, ग्लूकोज देते हैं। यानी कि इन तीनों से ही हमें क्या मिल रहा है, ग्लूकोज। तो अब ये जो ग्लूकोज है ये कोशिका द्रव्य में कोशिका का विखंडन होगा भाई, कोशिका में इसका विखंडन होगा ग्लूकोज में। और कोशिका में जब इसका ग्लूकोज का विखंडन होगा तो हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा। तो आप श्वसन प्रक्रिया को आप क्या कह सकते हो, ग्लूकोज का कोशिका में विखंडन और उससे हमें ऊर्जा का प्राप्त होना ही श्वसन कहलाता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं भाई, श्वसन दो प्रकार का होता है, एक वायवीय और एक अवायवीय। तो अभी जो हमने ये ऑक्सीजन का अभाव और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति और ऑक्सीजन की उपस्थिति जो पढ़ी है, ये यही है भाई, वायवीय और अवायवीय, यानी वायु की उपस्थिति में और वायु की अनुपस्थिति में, ये दोनों। तो इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, अभी ऊपर समझा हमने। देखो, ऑक्सीजन वायवीय श्वसन कब होगा, जब ऑक्सीजन होगा यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अवायवीय कब होगा, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी। दूसरा भाई, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो वायवीय श्वसन होता है ये जाके इस माइटोकॉन्ड्रिया में हमारी ऊर्जा देता है, लेकिन जो अवायवीय है ये कोशिका द्रव्य में ही दे देगा। तीसरा देखो भाई, इसमें क्या बने थे हमारे जो प्रोडक्ट थे वो क्या थे, CO2
पानी और ऊर्जा। और इसमें क्या था भाई, या तो लैक्टिक अम्ल बना था या इथेनॉल बना था, और CO2 और ऊर्जा, यानी लैक्टिक अम्ल, इथेनॉल, CO2 और ऊर्जा निकलती है। अच्छा, चौथी मेन चीज़ जो है ना, अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में श्वसन करवाते हो तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है, लेकिन अगर आप ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करवाते हो तो बहुत कम ऊर्जा निकलती है। और यीस्ट जो था हमारा इसका एग्जाम्पल, तो उसे कम ही ऊर्जा की जरूरत होती है, इसीलिए वो अवायवीय श्वसन कर सकता है भाई। और लास्ट के जो एग्जाम्पल आ जाएंगे इसमें भाई, मनुष्य, पशु, पौधे, जितने भी जीव हैं वो सारे वायवीय श्वसन करते हैं, और एक यीस्ट जो है वो क्या करता है, अवायवीय श्वसन करता है। तो अब हम बात करते हैं भाई, श्वसन जो है अलग अलग जीवों में अलग अलग ढंग से होता है, मतलब सब एक ढंग से नहीं करते हैं। किसी का शरीर छोटा है तो वो किसी और तरीके से श्वसन करेगा, किसी और प्रक्रिया से करेगा। अगर किसी का, जैसे मनुष्यों का शरीर काफ़ी बड़ा है तो वो उनको श्वसन करने के लिए कुछ पर्टिकुलर अंग चाहिएंगे, कोई एक ऐसा तंत्र चाहिएगा जो श्वसन प्रक्रिया को करवा सके। तो हम देखते हैं भाई, सबसे पहले अमीबा और सूक्ष्म जीवों में देखते हैं। जो अमीबा था, प्रोटिस्टा के फैमिली जगत का एक एग्जाम्पल अमीबा हमने पढ़ा था। इसमें पाचन भी कैसे होता है हमने देखा था भाई। अब हम बात करते हैं इसमें श्वसन कैसे होता है। इन छोटे जीवों में और अमीबा में जो श्वसन है वो विसरण विधि से हो जाता है, डिफ्यूजन से हो जाता है भाई। डिफ्यूजन से कैसे, कि इनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, जो मैंने एक बार पहले भी बताया था। देखो डिफ्यूजन कैसे होता है, मान लिया ऑक्सीजन इसके बाहर प्रेजेंस में आ गया यहाँ पे, ठीक है, जैसे पौधों में भी एक जगह पे बताया था ना, विसरण विधि से। तो ये जो ऑक्सीजन है भाई, देखो अंदर ऑक्सीजन की कमी है, बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, बॉडी के अंदर विसरण विधि से अंदर जाएगा। जब ऑक्सीजन यहाँ बाहर शरीर में ज़्यादा हो जाएगा तो वो CO2 को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा विसरण विधि से ही। ऐसे ही तो पढ़ा था। यानी कि जो ये छोटे जीव हैं इनमें श्वसन सिंपली कैसे होता है भाई, डिफ्यूजन से होता है, विसरण विधि से होता है। लेकिन अभी मैंने बात की थी कि जो बड़े जीव होते हैं, चाहे वो स्थलीय जीव हो चाहे वो अस्थलीय, यानी या तो चाहे वो जमीन पे रहने वाले हों चाहे वो जल में रहने वाले हों, तो उनमें जो श्वसन होता है वो अलग अलग अंगों से होता है, वो हमें पढ़ने हैं। तो जलीय जीव जैसे हम बात, इन दोनों में ना अलग अलग होता है भाई। क्यों, क्योंकि जो स्थल वाले जो जीव हैं वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में से लेते हैं, वातावरण के अंदर से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। लेकिन जो जल में जो जीव रहते हैं भाई, उनको जो है वो वातावरण वाली ऑक्सीजन तो वो ले नहीं सकते क्योंकि वो जल में है। तो उन्हें ऑक्सीजन कैसे लेनी पड़ती है, जो ऑक्सीजन जल में घुली हुई है, यानी जो विलय के फॉर्म में है, जल में जो विलयत हो रखी है, मिली हुई है, वो वाली ऑक्सीजन का उन्हें इस्तेमाल करना पड़ता है जलीय जीव, जैसे मछली को। और आपने देखा होगा मछली जो है बहुत तेज़ तेज़ सांस लेती है, आपने देखा होगा, और उसके ऐसे फेफड़े जो हैं ऐसे चलते रहते हैं, गिल्स जो बोलते हैं उनके। तो वो ऐसे क्यों करते हैं भाई, उसका कारण है ऑक्सीजन जो होता है वो जल के अंदर बहुत कम मात्रा में होता है एज़ कम्पेयर टू जो वातावरण में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यानी जितना बाहर वायु में ऑक्सीजन है ना, उसके कंपेयर में पानी में ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में होती है। तो उनको जो है वो जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है ताकि वो ऑक्सीजन को ज़्यादा जल्दी ले सके। इसलिए जो हम यूँ कह सकते हैं कि भाई जल में जो जीव रहते हैं उनका जो श्वसन दर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो जल्दी सांस लेते हैं एज़ कम्पेयर टू स्थल के जीवों के, अगर आप कंपेयर करो तो, ठीक है। पेड़ पौधों में श्वसन कैसे होता है, आपने रंध्र पढ़े थे, रंध्रों के द्वारा ही जब रंध्र खुल जाते हैं तो गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेंगे, CO2 छोड़ेंगे। जो देखो CO2 लेते भी हैं और CO2 छोड़ते भी है, दोनों काम करते हैं भाई। ये मैं आपको शायद 9th क्लास में भी समझाया था कि श्वसन के अंदर तो वो अंदर क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ही ले रहे हैं और CO2 को छोड़ रहे हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में वो CO2 को ले रहे हैं अंदर और ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। इसीलिए रात के समय बोला जाता है ना कि भाई पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। उसका कारण क्या है भाई, उसका कारण है क्योंकि ऑक्सीजन वो भी श्वसन के अंदर ग्रहण कर रहे हैं और CO2 छोड़ रहे हैं।
यानी हमेशा श्वसन में ऑक्सीजन पौधे क्या करते हैं, अंदर ही लेते हैं। वो जो CO2 जिसमें अंदर लेते हैं वो दूसरी प्रक्रिया है, वो भोजन बनाने के लिए प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण के लिए। लेकिन श्वसन में जैसे मनुष्य ऑक्सीजन लेते हैं ऐसे ही पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन ही अंदर लेते हैं। लेकिन वो लेते कैसे हैं भाई, रंध्रों की सहायता से लेते हैं। ठीक है, अब मनुष्यों में श्वसन जो मैंने अभी बात की थी कि भाई थोड़ा टिपिकल होता है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर अंग चाहिएगा जो श्वसन करवाएगा। उसको क्या बोलते हैं हम, मानव श्वसन तंत्र। ये मैंने देखो यहाँ पे बना रखा है, और इसी डायग्राम से आप जो है ये इस पूरी विधि को भी समझ सकते हो कि हमारे शरीर में जो है श्वसन कैसे होता है। तो देखो सबसे पहले मैं नाम बता देती हूँ भाई। यहाँ पे नासा द्वार है, नाक के द्वार, नाक के जो छिद्र हैं उसमें जो है छोटे छोटे बाल भी होते हैं। उसके बाद जो है वायु जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगी, ग्रसनी से होते हुए कंठ में जाएगी। यहाँ पे जो है भोजन नली अलग हो जाती है, श्वास नली अलग हो जाती है। इसको बोलते हैं भाई श्वास नली। देखो ये जो है, ठीक है, ये वाली जो है श्वास नली। और ये जो ऐसे ऐसे गोल ऐसे बना रखे हैं ना, देखो ऐसे यूँ, इनको क्या बोलते हैं हम, कार्टिलेज। इंग्लिश में तो ये कार्टिलेज है और हिंदी में इसको बोलते हैं उपास्थि वलय, उपास्थि के वलय। ये भी समझाएंगे क्या होता है। उसके बाद उपास्थि वलय से होते हुए वायु कहाँ जाएगी, श्वसनी में। ये जो है ना देखो, ये क्या है हमारी, दो श्वसनी है। इस श्वसनी से फिर बाद में ये छोटे छोटे और जो लाइनें आ गई, ये क्या है, श्वसनिका, यहाँ जाएंगी। और जो ये गुब्बारे जैसी फॉर्म दिखा रखी है ये है कुपिका। कुपिका के अंदर कुपिका कोश होती है, और उन कुपिका कोश के अंदर क्या होती है, रुधिर वाहिका होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, जो पूरे शरीर में उसके बाद उस ऑक्सीजन को लेके जाती हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे ना अलग से डायग्राम में, अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है तो अलग से भी मैंने समझा रखा है। देखो जो ये है ना, ये हमारी क्या थी भाई, ये श्वास नली थी जिसमें से हम श्वास ले रहे हैं। उसके बाद देखो ये दो भागों में टूट रही है, ये देखो ये रही, तो ये क्या है हमारी, श्वसनी है। ये दोनों क्या है हमारी, श्वसनी है। ये मैंने इधर इधर बनाया भाई, ऐसा नहीं है कि ये इधर ही होता है, ये यहाँ भी होता है। यहाँ का मैंने डायग्राम बनाया नहीं है। आगे इसमें भी ऐसे ही कुपिका बनेंगी और कुपिका कोश बनेंगे, उनमें रुधिर वाहिकाएं होंगी। ये मैंने आगे कंप्लीट नहीं किया, सेम ऐसे ही इधर भी होता है भाई। उसके बाद देखो श्वसनी के बाद जो ये फिर और जो आगे जो बढ़ गई हैं ये, उनको बोलते हैं हम श्वसनिका। और इस श्वसनिका में हमने फिर देखा ये गुब्बारे जैसी जो है ये क्या है, कुपिका। देखो ये लिख रखा कुपिका। और इसके अंदर एक ये देखो ये क्या है, कुपिका कोश। और इस कोश के अंदर ये ऐसे लाइनें गई हुई है, इनको बोलते हैं रुधिर वाहिका, ब्लड वेसल। तो अब देखो सांस की प्रक्रिया होती कैसे है। यहाँ नासा द्वार से, जो शरीर में नासा द्वार से ऑक्सीजन अंदर जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन अंदर जाएगा तो जो हमारे नाक में महीन बाल होते हैं वो उसको छानने का काम करते हैं, यानी धूल कण मिट्टी जो भी है वो उसको वहीं रोक लेंगे। क्योंकि इस नाक के अंदर एक श्लेष्मा पाई जाती है, म्यूकस लेयर भी पाई जाती है। वो श्लेष्मा चिपचिपी होती है, और वो जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो धूल कणों वगैरह को वहीं पे चिपका लेगा और आपको ऑक्सीजन प्यूरिफाई करके अंदर भेजेगा। मतलब कण धूल वगैरह जो है वो अंदर नहीं जाने देगा। उसके बाद ये ऑक्सीजन ग्रसनी में गई, ग्रसनी से होते हुए ये कंठ में आई, कंठ से ये श्वास की नली में, सांस की नली में चली गई, श्वास नली से ये श्वसनी में गई, श्वसनी से फिर ये आगे श्वसनिकाओं में चली गई, और श्वसनिकाओं से फिर ये कुपिका में चलेगी। तो मेन चीज़ जो थी कुपिका में जो रुधिर वाहिकाएं थी, ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, वो ऑक्सीजन ले लिया और उस ऑक्सीजन को क्या करती हैं यहाँ पे शरीर में पहुंचा देती हैं। ठीक है, अदर मतलब कोशिकाओं तक पहुंचा देती हैं ये रुधिर वाहिकाएं। अच्छा एक और यहाँ पे मतलब प्रक्रिया होती है। ऑक्सीजन तो अंदर लिया, लेकिन जो ये रुधिर वाहिकाएं थी ना लास्ट में, ये पूरे शरीर से CO2 को भी अपने साथ लेके आती हैं और उस CO2 को ऊपर फिर कोशिका कोश में भेजेंगी, फिर वहाँ से कुपिका में जाएगा, फिर वहाँ से श्वसनिका में, फिर श्वसनी में, फिर श्वास नली में, फिर कंठ में, फिर ग्रसनी में, और फिर नाक के द्वारा वो CO2 बाहर चली जाएगी। यानी O2 ऐसे चल रहा है ना भाई, ऑक्सीजन ऐसे जा रही है ना शरीर में, तो शरीर से CO2 ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है। तो आ गया समझ में, यानी ऑक्सीजन कैसे हम अंदर ग्रहण करते हैं और शरीर तक पहुंचाते हैं, और शरीर से CO2 को कैसे लेके आते हैं और नाक के द्वारा बाहर छोड़ देते हैं। इस पूरे उसको क्या बोलते हैं भाई, फूफस बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। फूफस को इंग्लिश में बोलते हैं लंग्स, जो हम जिससे हम सांस ले रहे हैं।
ठीक है। अब एक टर्म रह गई है बस, ये उपास्थि वलय। ये उपास्थि वलय का क्या काम होता है? उपास्थि वलय का एक आपको अगर पूछा जाता है भी उपास्थि वलय का काम बताइए, तो आपको ये लिखना है कि यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित ना हो, बाधित ना हो, यानी वायु इसमें से आसानी से जा सके। तो ये उसके लिए काम करता है कि भाई वायु कहीं पे भी अटके ना। तो आपको ये वर्ड लिखना है कि वायु का मार्ग जो है वो निपतित ना हो। कुपिका मैंने अभी बताई थी भाई, कुपिका की अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई कुपिका क्या होती है और इसका काम क्या होता है, तो यह एक सतह उपलब्ध कराती है जहाँ गैसों का विनिमय हो सके। विनिमय मतलब गैस वहाँ पे आके और फिर कहीं और जा सके। तो कुपिका में ही O2 आई थी भाई, कुपिका में ही CO2 आई थी। तो CO2 को बाहर दे रहा है, ऑक्सीजन को बॉडी में दे रहा है। तो कुपिका दोनों गैसों को विनिमय करवाती है। कुपिकाओं की जो भित्ति होती है उसमें क्या होती है? रुधिर वाहिकाएं, ब्लड वेसल, पूरा एक जाल बना होता है। इनमें जाने के बाद रुधिर कुपिका क्या करेगी भाई? ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचा देगी, और जो बचा हुआ जो शेष शरीर से CO2 को कुपिकाओं में भी छोड़ देता है। यानी कुपिका ही एक ऐसी है जो CO2 और ऑक्सीजन दोनों को ही अंदर लेके आ रही है। सो आज बस श्वसन में समझाया है। अगला टॉपिक हमारा श्वसन के बाद जो है वो वहन का है, सर्कुलेशन का है। हमने बात की थी बिल्कुल स्टार्टिंग के टॉपिक में कि हमें जैव प्रक्रम में, जैव प्रक्रियाओं में क्या क्या पढ़ना था? पाचन पढ़ना था, श्वसन पढ़ना था, उसके बाद सर्कुलेशन की भाई पूरी बॉडी में ये सर्कुलेट कैसे होता है। अभी हम पढ़ चुके भाई, एक जगह पे अंग में पाचन हो गया, भोजन को पचा लिया, भोजन को पचाने के बाद उसको ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट करा गया भाई? श्वसन से, श्वसन पढ़ लिया। अब वो ऊर्जा जो कन्वर्ट हो गई है, उस ऊर्जा को पूरे शरीर में कैसे पहुंचाया जाता है, वो कहलाता है भाई वहन, गति, संवहन, परिसंचरण, सर्कुलेशन। ये सारे एक ही नाम है। यानी अब हम पढ़ेंगे कि कैसे वो गैस है, भोजन है, अच्छा ऑक्सीजन है, वज्र पदार्थ है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो हमारे शरीर में एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक कैसे जाता है, वो हमें पढ़ना है। तो मानव में हमें सिर्फ मनुष्य का वहन पढ़ना है, बाकी किसी का नहीं इसमें एक्सप्लेन करना। तो ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपना वहन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी, जिसमें हमने श्वसन समझाया। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी नोटबुक में ये डायग्राम बना के भाई समझोगे। पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा भाई इस पूरे चैप्टर में से, और एक क्वेश्चन तो भाई इसमें से आना है, ब्लड सर्कुलेशन, जो मैं अभी आपको हार्ट का समझाऊंगी वो आना है। और इनके डायग्राम भी बनाने आते हैं। तो आप कृपया करके ये डायग्राम अपनी बुक से जो है या फिर इस नोट से बना के देखें। जितनी बार बना के देखेंगे उतनी जल्दी आपको याद होगा। थैंक यू फॉर टुडे।